how we can relate Kp with the Kc, and we'll see the effect of temperature on chemical equilibrium, on equilibrium constant, effect of temperature on equilibrium constant. So let us start the topic. First we'll discuss effect of temperature because we are discussing factors affecting equilibrium constant. So basically कल हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे और उनके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने डिस्कस किए, isn't it? आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें एक और फैक्टर डिस्कस करेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, isn't it? We will discuss effect of temperature. तो हेडिंग लगा आप साथ साथ effect of temperature on equilibrium constant. Effect of temperature. So effect of temperature on equilibrium constant, on Kc और K, equilibrium में लिखूंगा effect of temperature on equilibrium constant. This is a very important topic. बहुत ही अच्छा टॉपिक है and it's very important topic. जो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के इक्विलिब्रियम जो होता है, के इक्विलिब्रियम, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम. इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर हैज इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट हैज टेम्परेचर ऑन के इक्विलिब्रियम, लेट अस सी. तो बेसिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के इक्विलिब्रियम, इट इज गिवन बाय द फार्मूला. तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फार्मूला याद रख सकते हो, log of K2 डिवाइड बाई K1, log of K2 डिवाइड बाई K1. इस फार्मूला को आप डिराइव भी कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स में, बट यहाँ डिराइव करने की जरूरत नहीं. log of K2 डिवाइड बाई K1. व्हाट इज K2? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वन रिएक्शन एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, लाइक दैट. So it is equal to delta H naught. What is delta H naught? It is heat of formation or enthalpy change, standard enthalpy change, divided by 2.303 R into 1 divided by T1 minus 1 divided by T2. ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. This equation explains effect of temperature on chemical equilibrium on equilibrium constant. This equation explains effect of temperature on equilibrium constant. We can write this equation in one more way. तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है log of a डिवाइड बाई b किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू log a माइनस log b. इट्स इक्वल टू log a माइनस log b, isn't it? तो बस इसको आप लिख सकते हो log a डिवाइड बाई b. So you can write log of k2 minus log of k1, isn't it? Log of k2 minus log of k1. So it's equal to delta H naught, that's it, standard enthalpy change, divided by 2.303 R into 1 divided T. यहाँ पर इसको सॉल्व करो, T2 1 is T2 minus T1 divided by T1 into T2, isn't it? तो इस इक्वेशन को एक्चुअली हम वन टॉप इक्वेशन भी कहते हैं. वन टॉप इक्वेशन से हमने बनाया वन टॉप इक्वेशन. ये इक्वेशन कहाँ से डिराइव होती है? दिस इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एहरेनस इक्वेशन. रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ca by rt. वहां से इसको डिराइव करते हैं. हमें उस डेरिवेशन से अभी कोई मतलब नहीं है, बस ये इक्वेशन याद रखनी है. दिस इक्वेशन विल एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, isn't it? तो लेट अस टेक assumptions. तो यहाँ पे हम assumption लेंगे. तो व्हाट इज आवर assumption? कौन सी assumption लेंगे? सो हमारी जो assumption है that is let T2 is higher than that of T1. मतलब T2 is higher than that of T1 means temperature at T2 it is greater than that of temperature in initial conditions, that is T1, isn't it? अगर T2 is greater than T1, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये जो टर्म है that is, ये जो टर्म है T2 minus T1 divided by T1 T2 it is greater than 0, isn't it? This means that ये जो टेम्परेचर T2 ग्रेटर है, मतलब ये वाला ग्रेटर है तो ये सारी टर्म पॉजिटिव है तो मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, isn't it? So ये assumption हमने यहाँ पे मान ली. T2 is greater than T1, that is T2 minus T1 divided by T1 T2. मतलब ये साइड जो इक्वेशन का है this comes out to be greater than 0. अगर ये हमारे पास greater than 0 आ गया तो अब किस पे ये वैल्यूज डिपेंड करेंगे? they will depend upon enthalpy change, isn't it? तो बस यहाँ से हमारे पास कंडीशंस आएंगे. लिखो कंडीशन नंबर फर्स्ट. ये वाली कंडीशन एग्जाम में आ सकती है. कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन डेल्टा H
when delta H is positive मतलब it is greater than 0. तो टेल मी डेल्टा एच कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन से टाइप ऑफ इक्वेशंस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, दैट्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हमारे पास कौन सी रिएक्शंस होंगे एंडोथर्मिक, इन दैट केस डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इजंट इट. तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है यहाँ से देखो क्या होगा. ये जो हमारा इक्वेशन है लॉग ऑफ, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन, लॉग ऑफ k2 माइनस k1. हाँ ये जो हमारे पास इक्वेशन है log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1, तो इट्स इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 r, इजंट इट. तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है दैट इज t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 t2, इजंट इट. हाँ देखो दिस टर्म इसको हमने ऑलरेडी पॉजिटिव माना बिकॉज t2 इज ग्रेटर देन t1. तो अब केस नंबर 1 है, अगर ये वाला डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव होगा तो बताओ मुझे log ऑफ k2 माइनस k1 इट विल बी ग्रेटर देन 0, इट विल बी पॉजिटिव. दैट इज जो हमारे पास log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 है दैट विल बी ग्रेटर देन 0. बताओ मुझे ये किसको समझ में आ गई ये इक्वेशन. तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है log ऑफ k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 0 व्हेन डेल्टा h इज पॉजिटिव और व्हेन डेल्टा h इज नेगेटिव व्हेन डेल्टा h इज 0. क्लियर. सो ये हमारे पास पहला फैक्ट आ गया. इसका मतलब क्या है, कैन यू से, इसका मतलब ये भी होगा कि log of k2 this is positive value, this is negative value, means it is greater than that of log of k1. तो इसका मतलब ये भी है ना कि k2 is greater than that of k1. Now what is k2? k2 is equilibrium constant. What is k2? k2 is equilibrium constant at temperature T2. Equilibrium constant at higher temperature. At higher temperature, that's at temperature T2. And what is k1? k1 is equilibrium constant at temperature T1, that's at lower temperature, isn't it? मतलब अगर हम हायर टेम्परेचर पे काम करेंगे तो ये जो हमारा K2 होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस K2 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ K1. क्लियर. बताओ मुझे ये इक्वेशन सबको कम मतलब समझ में आ गई, मतलब केस नंबर 1 सबको समझ में आ गया. जल्दी से इसको बताओ ये केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया. इसको हम नटशेल में आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम नटशेल में एक ही लाइन में लिख सकते हैं जो लाइन स्टेटमेंट में आ सकती है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीजेस इसका मतलब इंक्रीजेस है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस. increases with increase in temperature in case of endothermic reactions. For endothermic reactions, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानोगे, जिसका डेल एच पॉजिटिव होगा, तो उस केस में के इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. शॉर्ट नोट में ये लिखना है, शॉर्ट नोट में ये लिखना है. तो दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड, बट प्रैक्टिकली वो आपको इक्वेशन बेस्ड पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, या इवन की यहाँ से पूछ सकता है, इजंट इट, या यहाँ से पूछ सकता है. क्लियर हुआ. तो ये लाइन आप नहीं भूलना, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट में आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अभी नहीं पूछा गया है, मैंने प्रीवियस ईयर के चेक किए भी थे, वहां पे मुझे नहीं लगा आया है, तो आ सकता है. हाँ वेरी गुड. तो इसको अगर आपने नोट डाउन किया, विल डिस्कस केस नंबर सेकंड, विल डिस्कस केस नंबर सेकंड. सो केस नंबर सेकंड क्या होगा हमारे पास, केस नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द केस नंबर सेकंड. अगर हमारे पास जो डेल्टा एच नॉट है इट इज लेस देन 0, मतलब इट इज नेगेटिव. सो सी अगर डेल्टा एच इज नेगेटिव तो हमारे पास जो log ऑफ k2 है माइनस log ऑफ k1 है, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 r इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2. तो यहाँ पे भी हमने एजम्पशन मानी है कि दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0. अब इस टाइम अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो मैं कह सकूंगा कि ये log ऑफ k2 है माइनस log ऑफ k1 जो है इट इज लेस देन 0, इजंट इट. इट इज नेगेटिव मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा. नेगेटिव मींस इट इज लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब ये जो हमारे पास log ऑफ k2 है
it will be less than that of log of K1, isn't it? Or we can say K2 is less than that of K1. तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? What is the information that we can gather from this? The information is value of equilibrium constant. K equilibrium जो है इसका वैल्यू जो है that decreases with increase in temperature. That decreases with increase in temperature. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. For exothermic reactions. So these are two statements. They are very important. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, isn't it? क्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है log of K2 minus log of K1 is less than 0 for what type of reaction? क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? For exothermic reactions, del H is equal to negative, del H is equal to positive, log of K2 minus log of K1 is less than 0, और लिखेगा कि K2 is less than that of K1, isn't it? तो बोलेगा इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन है? तो ऑप्शन will be A only, A, B. This will be the first option. Second option will be B only. Third option will be A, B and D only. And the fourth option will be A and C only. That's why you should know all the equations. That's why you should know all the equations. So that's why you should know all the concept. That's why concept building is important. Clear हुआ सबको? तो ये था वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब हम इन नटशेल आप कहेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट वेरीज विद टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इट विल डिक्रीज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. सो दिस वेरिएशन इज गिवन बाय दिस मोमेंट ऑफ इक्वेशन. इजंट इट? क्लियर हुआ सबको? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केपी केसी. पहले मुझे बताइए ये बात आप सबको क्लियर हो गई? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. तो हम डिस्कस करेंगे केपी केसी. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. केपी केसी जल्दी से नोट डाउन करो. विल डिस्कस केपी एंड केसी और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी. वंस यू आर डन विद इट, जब आप इसको कॉपी करोगे तो लेट मी नो. प्लीज रेज योर हैंड्स वंस यू कॉपी इट. हाँ वेरी गुड. तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ केपी केसी रिलेशनशिप. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ केपी केसी रिलेशनशिप. दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. केपी एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम में 4 ही टॉपिक्स हैं, चारों के चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली यहाँ पे आप लगा हेडिंग केपी एंड केसी रिलेशनशिप. केपी एंड केसी. तो किसी भी केमिकल इक्वेशन का अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ केसी और वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ के. Even we can write it in terms of Kn. This is Kn is the number of moles, but आपके syllabus पे ऐसे नहीं है. Even we can write it in terms of Kki. Kki is in terms of mole fraction. This is in terms of equilibrium constant in terms of number of moles. This is equilibrium constant in terms of mole fraction. ये वाले दो equations आपके syllabus में नहीं है. These are for IIT JAM. These are for IIT JAM. बट ये दो इक्वेशंस आपके सिलेबस में है. तो केपी कब लिखेंगे, केसी कब लिखेंगे, इसको देखते हैं. तो मेरे पास कोई रिलेशन है फॉर्म्स ऑफ केसी. तो मेरे पास कोई रिलेशन है. केपी हम तब यूज करेंगे जब हम कंसंट्रेशन को डील करेंगे. इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे. केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिटन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. तो अगर हम पार्शियल प्रेशर के केसेस में डील करेंगे देन इट इज केसी. पार्शियल प्रेशर फिर इनकी रिलेशन निकालेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है. लेट मी टेक एन इक्वेशन. मेरे पास a प्लस b है. इट गिव्स मी c प्लस d. द इक्वेशन इज एट इक्विलिब्रियम. दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. सो लेट अस से यहाँ पे मेरे पास m1 मोल्स या m1 मोल्स ऑफ a है, m2 मोल्स ऑफ b है,
N1 moles of C बनते हैं, N2 moles of D बनते हैं. Now what is this M1, M2, N1, N2? This is stoichiometry. जो हमारे पास M1, M2, N1 and N2 है, this is stoichiometry. This is stoichiometry. जिन्होंने मूल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है वहां पे मैंने stoichiometry को पढ़ा है. So this is stoichiometry. इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं law of mass action. Now there are two ways by which I can apply law of mass action. Either in terms of this or in terms of this. तो पहले मैं इस रिएक्शन के लिए Kc लिखूंगा. So Kc will be equal to product of concentration of products. What is the concentration of product? That is concentration of C and concentration of D. इनका product. Raise to power their stoichiometry. What is the stoichiometry of C? It's N1. What is stoichiometry of D? It's N2. So divided by concentration of reactants. What is concentration of reactant? That's A. What is concentration of product? That's concentration of B. So what is M1? It is a stoichiometry of A. What is M2? It is stoichiometry of B. तो यहाँ पे मैंने इसका Kc लिखा, isn't it? यहाँ पे मैंने इसका Kc लिखा. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं इसी इक्वेशन के लिए Kp भी लिख सकता हूँ. इस इक्वेशन के लिए मैं Kp भी लिख सकता हूँ. How I can write Kp? तो देखो Kp लिखना है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो कंसंट्रेशन जो हमारे पास होती है, इस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस, इजंट इट? इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एज वेल, इजंट इट? तो अगर पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर लिखूंगा. दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री, दैट्स N1, into partial pressure of D raised to power its stoichiometry, that's N2, divided by partial pressure of reactant, that's A raised to power its stoichiometry, that's M1, into partial pressure of B raised to power its stoichiometry, that's M2. क्लियर? तो अब क्या वजह है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी मैं अभी डिटेल में बात करूंगा जब मैं एक्टिव मास को डिस्कस करूंगा. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इट इज टेकन टू बी यूनिट. तो यहाँ पे आप यहाँ पे दिमाग लगाओ. ये मैं सिर्फ गैसेस के केस में पार्शियल प्रेशर का यूज कर सकता हूँ. तो वी नो दैट जनरल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, isn't it? तो यहाँ से इस P को निकालेंगे तो P will be equal to N by V RT. What is N by V equal to? N by V is equal to CR. Now what is C? This C is the concentration. तो यहाँ पे जो PC है यहाँ पे हम लिख सकते हैं concentration of C into RT. यहाँ पे जो PD है यहाँ पे लिख सकते हैं concentration of D into RT. This C is concentration. ये C हमारा PC के टर्म्स में C होगा. In D terms it will be D. In A terms concentration is A, मतलब C को A से रिलेट करेंगे और यहाँ पे C को B से रिलेट करेंगे. बस इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, isn't it? इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं Kp को ऐसे लिख सकता हूँ. Kp इज इक्वल PC के बदले में क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT raised to power its stoichiometry, that's N1. PD के बदले क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ D into RT raised to power its stoichiometry, that's N2. कंसंट्रेशन ऑफ A के बदले क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ A into RT raised to power its stoichiometry, that's M1. तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ B into RT raised to power its stoichiometry, that's M2. क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ, रिपीट करो. देखो ये जो मेरा PC है, ये जो मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ C है, इट इज इक्वल टू CRT. व्हाट इज C? C इज कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे जो मेरा PC है, P के बदले में क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन, दैट्स इक्वल टू CRT. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT या कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, इजंट इट? तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका दिया गया है? PD का. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT बिकॉज दिस पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू CRT. C इज द कंसंट्रेशन. यहाँ पे कंसंट्रेशन D है, यहाँ पे कंसंट्रेशन A है, यहाँ पे B है. तो P यहाँ पे जो PA है यहाँ पे PA होना चाहिए, यहाँ पे PB होना चाहिए. यहाँ पे जो PA है दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन A इंटू RT. यहाँ पे जो PB है दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT. क्लियर? क्लियर हुआ? रुकया बता मुझे ये क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ. तो मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ C
into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B, isn't it? तो यहाँ पे इसका रेज़ टू पावर n1, इसका रेज़ टू पावर n2, इसका रेज़ टू पावर m1, इसका रेज़ टू पावर m2, isn't it? इनटू क्या लिख सकता हूँ, RT रेज़ टू पावर n1 प्लस n2, RT रेज़ टू पावर n1 प्लस n2 divided by RT raised to power, this is n1 plus n2, RT raised to power m1 plus m2, isn't it? क्लियर हुआ यहाँ पे? क्लियर हुआ? बताओ मुझे ये टर्म किसके बराबर है? व्हाट इज दिस टर्म इक्वल टू? दिस टर्म इज इक्वल टू केसी। देखो दिस टर्म इज इक्वल टू केसी, तो मैं लिखूंगा केपी इज इक्वल टू केसी। इस टर्म के बदले हमने केसी लिखा, सी रेज टू पावर n1, डी रेज टू पावर n2, a raised to power m1, b raised to power m2, c raised to power m1, a raised to power n2, d raised to power n2, a raised to power m1, b raised to power m2, किसके बराबर है? केस into rt raised to power। तो यहाँ पे ये देखो n1 and n2, n1 और n2 किसके मोल्स? प्रोडक्ट्स के मोल्स, isn't it? तो मैं लिखूंगा np। और m1 और m2 किसके मोल्स? m1 और m2 किसके मोल्स हैं? दीज आर रिएक्टेंट मोल्स, तो मैं लिखूंगा माइनस nr। तो बताओ मुझे, थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, किसके बराबर होता है? डेल एन जी के बराबर, isn't it? किसके बराबर होता है? डेल एन जी के बराबर, isn't it? डेल एन जी के बराबर, वेरी गुड, इट्स इक्वल टू डेल एन जी, isn't it? इट्स इक्वल टू डेल एन जी। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी दैट इज Kp is equal to Kc into RT raised to power del Ng। बस दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, मतलब ये डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे की, आपको सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन क्या है? Kp is equal to Kc, Kp is equal to Kc into RT raised to power del Ng। What is del Ng? Del Ng is equal to number of gaseous moles of products minus number of gaseous moles of reactants। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हम सॉलिड्स और लिक्विड्स को क्यों नहीं लेते हैं, isn't it? Sum of stoichiometric coefficients of products minus reactants। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, बिकॉज आप नीट के स्टूडेंट सिर्फ हो तो यहाँ पे इसी इक्वेशन को डायरेक्ट आप नोट डाउन करो। केपी और केसी में कौन सी रिलेशन है, बस ये इक्वेशन लिखो, Kp is equal to Kc into RT raised to power del Ng। बस ये इक्वेशन लिखो, इसको अप्लाई करेंगे। लिखी ये इक्वेशन आपने, ये इक्वेशन लिखो, डेरिवेशन आपको खुद ही आएगी। अगर आपको PV is equal to RT इक्वेशन पता है, डेरिवेशन आपको खुद ही आएगी। इसको जल्दी से लिखो, इस इक्वेशन को याद इसको यहीं पे करो, Kp is equal to Kc into RT raised to power del Ng। हाँ वेरी गुड। तो देखो इसी इक्वेशन को आगे लगाते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई बेसिकली, हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट इज Kp is equal to Kc into RT raised to power del Ng। What is del Ng? Number of gaseous moles of products divided by number of gaseous moles of reactant। तो देखो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, आई हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है A solid plus B gas gives me C gas। दिस इज वन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का अगर मुझे Kp या Kc लिखना है तो Kc will be equal to concentration of C divided by concentration of B, concentration of products divided by concentration of reactants। मैंने यहाँ पे concentration of A को नहीं लिखा, isn't it? मैंने यहाँ पे concentration of A को नहीं लिखा। तो similarly I will take one more example, उसके बाद बताऊंगा। Let me take this type of example। मेरे पास A है, it is liquid, प्लस मेरे पास 2B है, this is gaseous, it gives me 3C, this is gaseous। तो इसके लिए मुझे Kp या Kc लिखना है, Kp या Kc। Kc लिखो, so it will be equal to concentration of products, that is C raised to power its stoichiometry, that is 3, divided by concentration of gaseous reactants, that is B raised to power its stoichiometry, that is 2, not A। A को नहीं लिखा। मतलब जब भी हम Kp और Kc को लिखेंगे
यू कैन राइट केपी भी इसका। फिर केपी कैसे लिखते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस रिलेशन। पहले आप केसी लिखना सीखो, इजंट इट? तो एक्चुअली व्हाई आई हैव नॉट टेकन द कंसंट्रेशन लाइक दिस, मैंने इसका केसी क्यों ऐसे नहीं लिखा? केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ऐसे नहीं लिखा ना, मतलब इसकी कंसंट्रेशन नहीं, इसको हम कहते हैं एक्टिव मास। एक्चुअली इस कंसंट्रेशन को कहते हैं एक्टिव मास। तो यहाँ पे एक नोट डाउन लिखो, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, इसको नोट डाउन करो। एंड प्योर लिक्विड इज टेकन टू बी यूनिटी, इज इक्वल टू यूनिटी, इज इक्वल टू यूनिटी। जो भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है उसका एक्टिव मास यूनिटी होता है। मतलब दिस इज एक्टिव मास ऑफ सी, दिस इज एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ पे होना चाहिए एक्टिव मास ऑफ ए बट इट्स इक्वल टू यूनिटी। यहाँ पे होना चाहिए एक्टिव मास ऑफ ए लिक्विड बट इट इज इक्वल टू यूनिटी। नाउ व्हाई द एक्टिव मास इज इक्वल टू यूनिटी? तो व्हाट इज एक्टिव मास? बेसिकली एक्टिव मास इज कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, इजंट इट? मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब मुझे बताइए ये टर्म किसके बराबर है? m by v किसके बराबर है? इट इज d by m. So concentration is equal to d by m. For solids and liquids, density is constant. For solids and liquids, molar mass is constant. तो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, isn't it? तो इसकी जो यहाँ पे मोलर मास होगी दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे आपका इक्विलिब्रियम आए या ना आए, isn't it? तो डेंसिटी इज कांस्टेंट, मोलर मास इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इसको लिखते हैं हम इट्स इक्वल टू यूनिटी। अब पता चला कि क्यों इसका एक्टिव मास यूनिटी होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज यूनिटी बिकॉज density is constant, mass is constant, both density and mass is constant. So इस relation से हम निकाल सकते हैं because both density and mass is constant, this is constant, this is constant, therefore concentration is constant, that's why active mass is constant, that's why it is equal to unity। पता मुझे ये बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा उसमें आपको सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करना है बिकॉज उसका एक्टिव मास यूनिटी के बराबर होता है। क्लियर? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? बता जल्दी से, ये बात क्लियर हुई सबको? हाँ, वेरी गुड। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी, इजंट इट? हाँ। तो नाउ सी, इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। ये आपने नोट डाउन किया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। जब भी हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन होगी विल ऑलवेज राइट Kc एंड Kp in terms of only gaseous consent, मतलब in terms of only these gaseous species, not in terms of solid and liquid, because solid और liquid का active mass जो होता है, concentration जो होता है, that's equal to unity। why? because यहाँ से हम निकाल सकते हैं it is equal to d by m, d is constant, m is constant for any solid or any liquid, therefore active mass is unity। clear? तो इस पे क्वेश्चन करते हैं Kp is equal to Kc into RT raised to power del Mg, isn't it? तो हमारे पास जो इक्वेशन है Kp is equal to Kc into RT raised to power del Mg. What is del Mg? Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants, isn't it? तो यहाँ पे केसेस अराइज हो सकते हैं। केस नंबर वन, व्हेन del Mg is equal to 0। अगर del Mg 0 के बराबर होता है, फॉर एग्जाम्पल H2 plus I2 gives me twice HI। यहाँ पे दिस इज गैसियस इन इक्विलिब्रियम, यू विल बी ऑलवेज शोन द फेज ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे फेज लिखा होगा। तो यहाँ पे आप डेल एन जी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 और 1 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो डेल एन जी इज इक्वल टू 0। अगर डेल एन जी 0 है, बता मुझे आर टी रेज़ टू पावर 0 किसके बराबर होगा? देयरफॉर Kp विल बी इक्वल टू Kc into RT raised to power 0। Anything raised to power 0 is equal to 1, therefore Kp is equal to Kc। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp is equal to Kc। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp is equal to Kc, isn't it? तो केस नंबर सेकंड को डील करते हैं। केस नंबर सेकंड,
when del ng is greater than 0, when del ng is greater than 0. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल से नहीं आएगा बिकॉज इट इज सॉलिड. फॉर एग्जांपल PCl5 हमारे पास है, इट डिसोसिएट्स टू गिव PCl3 प्लस इट गिव्स Cl2. तो दिस इज गैस एंड दिस इज गैस. बताओ मुझे डेल एन जी किसके बराबर है, 1 मोल प्रोडक्ट का प्लस 1 मोल दैट्स 2 मोल्स माइनस 1 मोल रिएक्टेंट का दैट्स 2 माइनस 1 दैट्स 1. सो डेल एन जी इज ग्रेटर देन 1. देयरफॉर Kp इज इक्वल टू Kc into RT raised to power del Ng, that's 1. Therefore, Kp is equal to Kc into RT, isn't it? Or we can say Kp by Kc is equal to RT. बताओ मुझे क्लियर हुई ये इक्वेशन? क्लियर हुई ये इक्वेशन? केस नंबर 3 डिस्कस होगा. ये इक्वेशन क्लियर हुई? तो किसी भी इक्वेशन के लिए बेसिकली आप लिख सकते हो Kp Kc रिलेशन, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में डेल H और डेल U के बीच में रिलेशन लिखी थी, isn't it? मैं यहाँ पे Kp is equal to Kc into RT raised to power minus 2, isn't it? So this is the relationship. ये relationship आपके पास बन गया है. क्लियर? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ Kp और Kc के बीच में कैसी रिलेशन आती है? सबको क्लियर हुआ Kp और Kc के रिलेशनशिप्स? अगर यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ Kc क्या होगा और यूनिट ऑफ Kp क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट्स? तो देखो Kp में हम प्रेशर से डील करते हैं, देयरफॉर इट विल बी एटमॉस्फेयर, isn't it? It will be atmosphere. इसका एटमॉस्फेयर होगा. अगर Kc की बात करेंगे, इट्स कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर इट विल बी मोल पर लीटर. इट विल बी मोल पर लीटर. It will be mole per liter, isn't it? Unit of Kc will be mole per liter. Let me check it first. हाँ, it will be mole per liter. because एक जगह लिखा है लीटर पर मोल. It will be mole per liter. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Now heading लगा applications of K. Applications of K. इससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस करो. 3 केसेस हमने डिस्कस किए. केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड, isn't it? हमने यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस किए. दिस इज केस नंबर 3. उसके बाद एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अ स्पेशल केस. तो बेसिकली स्पेशल केस में एक बार क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई इसको डिस्कस करेंगे. तो स्पेशल केस लिखो. स्पेशल केस इज व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू, इट इज ऑलरेडी गिवन वहां पे, इफ इट इज इक्वल टू R. अगर ये केस हो सकता है इफ T इज इक्वल टू 1/R. So tell me what will be the relationship between Kp and Kc? Kp is equal to Kc into RT. So R into T raised to power del Ng. So this temperature is equal to 1/R. Therefore Kc into R into 1/R raised to power del Ng. Raised to power del Ng. Raised to power del Ng, isn't it? देखो R और R से कैंसल हो जाएगा. Therefore Kp will be equal to Kc into 1 raised to power del Ng, isn't it? Anything 1 raised to power anything, इसके मतलब यहाँ पे वही आएगा कि 1 ही आएगा, मतलब Kp will be equal to Kc. So this is the condition when your Kp will be equal to Kc. This is one more condition. अरे केस 3 में del Ng is less than 0, मतलब del Ng is नेगेटिव. नेगेटिव मतलब हमारे पास रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है. Let me take this reaction, PCl3 plus Cl2. They give me PCl5. So this is gaseous and this is gaseous. तो यहाँ पे आपको del Ng निकालना है. प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 2, मतलब 1 minus 2 is equal to -1. So condition is satisfied. Now Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng, that's -1. Therefore this is the solution of the equation in this case, isn't it? Or we can write Kp by Kc is equal to
आर टी रेज टू पावर -1, और आर टी रेज टू पावर -1 को क्या लिख सकते हो, के पी बाई के सी इज इक्वल टू 1 बाय आर टी। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इजंट इट? हाँ, तो यहाँ पे ये स्पेशल केस है, इफ टी इज इक्वल टू 1 बाय आर, अगर वो एग्जाम में देगा, कंसिडरिंग दैट, तो क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे, considering t is equal to 1 by r, t is equal to 1 by r, for the following reaction, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. For the following reaction, the relationship between Kp and Kc is, तो निकालो the relationship between Kp and Kc is। साउंड नहीं आ रहा है हमारा, एक बार बस हमने खत्म किया, थोड़ा सा हमें 2-3 मिनट और लगेंगे हमारा, आप एक बार फिर से वहीं पे देखो, बाकी बच्चों को तो आ रहा है, आपने म्यूट करके रखा है साउंड को। बताओ मुझे, इसके लिए आप केपी केसी निकाल सकते हो, व्हाट इज केपी एंड केसी फॉर दिस इक्वेशन? तो since t is equal to 1 by r, therefore kp is equal to kc, isn't it? kp is equal to kc into 1 raised to power del ng, तो del ng 2 minus 1 है, that's 1, therefore kp is equal to kc, isn't it? जल्दी से इसको कॉपी करो, थोड़ा सा हमें 1-2 इक्वेशंस पढ़नी है बस, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे। पता ये बात आपको क्लियर हुई, ये स्पेशल केस आपको क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो ये क्लियर हुआ और आपने इसको नोट डाउन किया। आई होप कि सब बच्चों ने इसको नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ केस। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ के, एप्लीकेशंस ऑफ के की एप्लीकेशन। नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन इज K tells us about the stability of reactants and products. K tells us about the stability of reactants and products. Stability of reactants and products. Reactants and products. जिस रिएक्शन के लिए K का वैल्यू ज्यादा होगा, that is more stable. That's more stable. तो यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिखो, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टेबिलिटी ऑफ reactants increases when K increases, is directly proportional to K। मतलब अगर आपका K इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस व्हेन K डिक्रीजेस। अगर K डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होती है, isn't it? नंबर सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ K। अगर K इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन XO, it is gaseous, it is an oxide of any element X, it gives me X2 plus it gives me O2। तो इसके लिए K का वैल्यू जो है, K is given, it's 1 into 10 raised to power 24। मेरे पास एक और इक्वेशन है, twice XO2, it gives me X2 plus it gives me twice O2, और यहाँ पे जो K का वैल्यू है, it is 2.5 into 10 to the power 10। तो आपको बताना है विच वन इज मोर स्टेबल, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 1, K1 is greater than K2, ऑप्शन नंबर सेकंड K2 is greater than K1, ऑप्शन नंबर थर्ड XO2 is more stable than that of XO, XO2 is more stable than that of XO, and option number fourth XO is more stable than that of XO2। दो ऑप्शंस यहाँ पे, दो ऑप्शंस इसके मतलब राइट हो सकते हैं, आपको बताना है वो राइट आंसर कौन कौन से।
तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे देखो किसका वैल्यू ऑफ के ज्यादा है, दिस इज 10 रेज पावर 24, दिस इज 10 रेज पावर 20, दिस इज K1, दिस इज K2। तो K1 इज ग्रेटर देन K2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो अगर K1 ज्यादा है, अगर K1 ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, लेकिन हमें क्या दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर रिएक्टेंट्स, isn't it, these are reactants। तो जिसका K वैल्यू कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी। तो K2 का वैल्यू कम है, therefore stability of इस रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, therefore XO2 is more stable than that of XO। बताओ मुझे ये क्वेश्चन किसको समझ में आ गया, जल्दी से बोलो ये क्वेश्चन किसको समझ में आ गया। हाँ जल्दी बोलो ये क्वेश्चन किसको समझ में आ गया। इट इज बेस्ड अपॉन अबव टू स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन इज सर रिपीट। हाँ देखो एक बार रिपीट करूंगा, अगर के ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कम है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। अगर के कम है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज रिएक्टेंट, मतलब हमें स्टेबिलिटी ऑफ